एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल स्टेनोसिस और ये है कार्डियक पैथोलॉजी या कार्डियक डिजीज़ की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेटल स्टेनोसिस। इससे पहले हम रोमैटिक फीवर, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कर चुके हैं, एंजाइना, चेस्ट पेन और बहुत सारे टॉपिक्स, और फिजियोलॉजी के भी बहुत सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम और ईसीजी फुल बेसिक टू फाइनल स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी सब कुछ डिटेल में कर चुके हैं। और वो सारे बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं और साथ ही साथ हार्ट मर्मर्स, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जो रिलेटेबल हैं कार्डियक सेक्शन से। तो अगर आपको वो चेकआउट करने हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करें और वो वीडियोस देखें, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है मेटल स्टेनोसिस। तो सबसे पहले मेटल स्टेनोसिस होता क्या है, मेटल क्या है और स्टेनोसिस क्या है। स्टेनोसिस का मतलब तो आप समझ ही गए, ठीक है, नैरोनेस हो जाना, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट हो जाना, छोटा हो जाना वेल्व। अगर कोई एरिया इतना बड़ा है, ठीक है, और वो एरिया कंस्ट्रक्ट होकर इतना हो जाए तो इसी को हम स्टेनोसिस कह रहे होते हैं। ठीक है, और मिट्रल क्या है, मिट्रल वाल्व क्या है वो हम देख लेते हैं। राइट इज दिस साइड, लेफ्ट इज दिस साइड। ठीक है, राइट कम्स बिफोर, इसलिए राइट इज इस साइड और लेफ्ट बाद में आता है, तो लेफ्ट यहाँ। ठीक है, तो ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व प्रेजेंट होता है, एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व, इसी को हम मिट्रल वाल्व कहते हैं या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो अभी हम जितनी भी पैथोलॉजी पढ़ने वाले हैं मेटल स्टेनोसिस में, वो इस वाल्व की वजह से होने वाली है। ठीक है, तो नॉर्मल इसका जो साइज़ होता है वो एवरेज होता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाए तो हम बोलेंगे वो स्टेनोस हो चुकी हैं और उसके वजह से साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या, वो देख लेते हैं हम। तो इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन लीडिंग टू नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वाल्व। क्लिनिकल कंडीशन क्यों बोला है, क्योंकि ये इटसेल्फ कोई डिजीज़ नहीं है। अदर बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है जिनके वजह से ये मतलब ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये खुद में एक डिजीज़ नहीं है, तो इसलिए इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन लीडिंग टू, ये क्या करता है, नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वाल्व। जैसे हमने बताया ना, कंस्ट्रक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है मिट्रल वाल्व, तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्पेयर ब्लड फ्लो हो जाएगी मेन पंपिंग चैम्बर, यानी कि ब्लड फ्लो जो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था, ये इम्पेयर ब्लड फ्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हम देखते हैं ये अपना जो मिट्रल वाल्व है, ये इसकी ओपनिंग है, अभी इतनी बड़ी ओपनिंग है। ठीक है, आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। नीचे समझ लेते हैं ये वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये जो मिट्रल वाल्व है ये स्टेनोस होगी, ये नैरो होगी, छोटी होती जाएगी, तो ब्लड फ्लो में क्या प्रॉब्लम आएगी ना, ब्लड फ्लो होने में। तो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो इम्पेयर हो जाएगा पंपिंग चैम्बर में लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, क्लिनिकल सीक्वेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। मेनली उसमें हाइपॉक्सिया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होते हैं, और अदर अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो किसी भी डिजीज़ को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसके कॉज और एपिडेमियोलॉजी क्या है, किन लोगों में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या क्या कॉजेज़ है इसके। तो जैसे अभी हमने बात किया कि ये जो मेटल स्टेनोसिस है ये एक क्लिनिकल कंडीशन है, यानी कि ये खुद में कोई डिजीज़ नहीं है, अदर डिजीज़ की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, रोमैटिक फीवर हो सकता है, ठीक है, कंजेनाइटल मेटल स्टेनोसिस हो सकती है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस हो सकता है, ठीक है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसमें इसकी वजह से हो सकता है, रोमैटिक फीवर की वजह से हो सकता है, जिसमें हमने बताया था कि स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, स्ट्रेप्टो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से स्ट्रेप थ्रोट हो जाता है, उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से रोमैटिक फीवर डेवलप होता है। ठीक है, और हो सकता है कोकैक्सिक बी वायरस कार्डाइटिस हो जाए, या गाउट की वजह से हो जाए, या मिट्रल एनुलर कैल्सिफिकेशन की वजह से हो जाए, या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या रोमैटिक आर्थराइटिस की वजह से हो जाए। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हमने बात कर ली है। ठीक है, उसमें वेजिटेशन का फॉर्मेशन हो जाता है वेल्स में। तो ये पूरे के पूरे कॉजेज़ हैं इसके। ठीक है, और इनके अगर डिटेल के बारे में इनके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है, रोमैटिक फीवर है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, तो इस पर अलग से पूरी मतलब ये खुद में एक बड़े टॉपिक है डिजीज़ एज अ डिजीज़, तो उन पर हम टॉपिक ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम एपिडेमियोलॉजी की। तो क्या एपिडेमियोलॉजी है, ये ज़्यादातर आपको फीमेल्स में देखने को मिलता है। इंडिया में ये जुवेनाइल मेटल स्टेनोसिस बहुत कॉमन है। जुवेनाइल मतलब बिलो 18 वाले, जो एज 19 जो कम 19 से कम या 18 से कम वाले बच्चे जो होते हैं उनको जुवेनाइल एज कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम्स जो होते हैं बिफोर 19 ईयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो
अगर हमें ये मतलब मिटरल स्टेनोसिस देखने को मिल रहा है तो हम सीवियरिटी कैसे एसेस करेंगे कि मतलब अभी जो पेशेंट है वो अभी माइल्ड स्टेज पर, अभी मिनिमल स्टेज पे है, हाँ अभी से इसको मतलब प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, तो आगे जाके थोड़े चांसेस है प्रॉपर मतलब रिकवरी के, ठीक है। मिनिमल, फिर माइल्ड आता है, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर। तो हम जो सीवियरिटी है वो एसेस करते हैं मिट्रल वाल्व ऑरिफिस के हिसाब से, यानी कि ये जो वाल्व की जो ऑरिफिस है ना, यानी कि ये जो ऑरिफिस हमने बात की थी, ये कितना स्टेनोस हो रहा है साइज़ के हिसाब से, उसके हिसाब से इसकी हम सीवियरिटी तय करते हैं। तो सीवियरिटी की बात करें तो मिनिमल अगर है तो अभी जो मिट्रल वाल्व की ऑरिफिस है वो मोर देन 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नॉर्मल हमने क्या बोला था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर अभी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो ठीक है, मिनिमल है, अभी उतनी मतलब है प्रॉब्लम की बात उतनी नहीं है। माइल्ड की बात करें तो 1.4 to 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मॉडरेट की बात करें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीवियर की बात करें तो लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है ये कि जो वाल्व जो मिट्रल वाल्व वो इतने ज़्यादा स्टेनोस हो चुके हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब तो ब्लड फ्लो होना बहुत मुश्किल, मतलब ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है। नाउ हम पढ़ेंगे क्या पैथोफिजियोलॉजी। किसी भी डिजीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस वजह से ये डिजीज़ प्रोड्यूस हुई बॉडी में, तो पैथोफिजियोलॉजी पता होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, मिट्रल स्टेनोसिस हुआ, ठीक है, जैसे अभी हमने बताया मिट्रल वाल्व का स्टेनोसिस हो गया, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, लीफलेट्स जो थी, जो वाल्व्स की जो लीफलेट्स होती हैं, यानी कि जो लीफलेट्स होती हैं जो ओपन और क्लोज होती हैं, वाल्व को कंट्रोल करती हैं, बंद कर देती हैं और खोलती हैं वाल्व्स को, तो इनका मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज मूवमेंट ऑफ द लीफलेट्स, डिक्रीज मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे भी हमने बात किया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाल्व है ये स्टेनोस हो गया है, ठीक है, ये छोटे हो गए, ल्यूमेन इसका नैरो हो गया है, तो इसलिए जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा, लेफ़्ट आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो लेफ़्ट आर्टरी है ना वो ब्लड प्रॉपर इसमें निकाल नहीं पा रहा है और ब्लड एट्रिया में बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, लेफ़्ट आर्ट्रियल डायलेटेशन हो जाएगा। आर्ट्रिया जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली ये डायलेट हो रही है, तो जैसे जैसे ये डायलेट होगी तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिल सकता है हमें, और ब्लड यहाँ पे स्टेसिस यानी रुक रहा है ब्लड, यहाँ पे ब्लड अभी पास ऑन नहीं हो रहा है, ब्लड स्टेसिस हो रहा है। तो ब्लड अगर ज़्यादा देर तक स्टेसिस रहता है या रुकता है कहीं भी किसी जगह पे तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया तो आप समझ रहे हो ये थ्रोम्बस कहाँ, हार्ट में बन रहा है, और हार्ट ही मेन प्रॉपर अपना पंप है जो पंप करके सारा जो ब्लड होता है वो बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। ये हार्ट जो होता है मेन सेंटर है हमारी बॉडी का, और अगर यहीं पे अगर थ्रोम्बस बन गया तो ऑब्वियसली वो जो थ्रोम्बस है वो सिस्टमिक एम्बोलिज्म कर सकता है, ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाकर के एम्बोलिज्म कर सकता है, मतलब एम्बोलाई जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है वेसल्स को, ठीक है। दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ गया है तो क्या होगा, पल्मोनरी वेन हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। पल्मोनरी वेन हाइपरटेंशन होगी कैसे, अब आप ये देखिए इस डायग्राम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये है अपना मिट्रल वाल्व, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। और आपको तो पता है कि लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड प्योर ब्लड लेके आ रहा था वो होता है पल्मोनरी वेन। तो अब आप ये समझ रहे हो इसका खुद का लेफ्ट एट्रियल का डायलिटेशन हो गया, क्योंकि ये ब्लड यहाँ नहीं डाल पा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट एट्रियल धीरे धीरे डायलेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा बैक प्रेशर इसको देगा, ठीक है। बोलेगा तुम अपना ब्लड अपने पास रखो, मेरा वाला ब्लड तो ऑलरेडी नहीं ले रहा है नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी का हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो ये देख रहे हैं आप, ये लंग्स से इमर्ज हो रही है, लंग्स से निकल रही है। तो लंग्स में कौन सी वेसल ब्लड लेके जा रही थी, यहाँ आप देखो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, इससे पल्मोनरी आर्टरी इमर्ज हो रही थी, ये इम्प्योर ब्लड लेके जा रही थी लंग्स की तरफ, ठीक है, प्योरिफिकेशन के लिए। तो जैसे ये अपना पल्मोनरी वेंट्रिकल्स पल्मोनरी वेन का हाइपरटेंशन हो जाएगा, ये बोलेगा अपना ब्लड अपने पास रखो, तो ये कंजेशन हो जाएगा लंग्स में, क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी वजह से धीरे धीरे पल्मोनरी आर्टरी भी हाइपरटेंशन हो जाएगी, यानी कि ये जो वेसल इसको ब्लड लेके आ रही थी प्योर, ये भी हाइपरटेंशन, इसमें भी हाइपरटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जैसे पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, ये किस में कहाँ से लेके आ रही थी ब्लड, राइट वेंट्रिकल्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी तो राइट वेंट्रिकल डायलिटेशन हो जाएगा। तो ये जो ट्राइकस्पिड रिंग थी, यानी कि जो एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच जो ट्राइकस्पिड रिंग थी, इसका डायलिटेशन हो जाएगा, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगा, यानी ब्लड ऊपर फ्लो होगा राइट एट्रियम में। तो धीरे धीरे राइट एट्रियम की भी पैथोलॉजी डेवलप होने लग जाएगी,
ठीक है। और इस तरीके से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर या राइट साइड हार्ट फेलियर आपको देखने को मिलेगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स।